नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं हूं आपके साथ श्रुति जोशी। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख, सनी देओल ने दी मुखाग्नि। तमिलनाडु और उत्तराखंड में दिल दहलाने वाले बस हादसे, कुल 11 लोगों की मौत, 93 घायल। कर्नाटक में सीएम पद के लिए रस्साकशी जारी, डीके शिव कुमार ने दिल्ली भेजा विधायकों का नया जत्था। झारखंड में अवैध शराब के खिलाफ रेड करने गई टीम को पीटा, 3 पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती। इंडिया गेट पर नक्सली हिड़मा के पोस्टर लगाए गए, लाल सलाम और अमर कर रहे के नारे लगे, दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ था प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। मंगला गौरी निवासी राहुल कुमार और उनके पार्टनर टिल्हा महावीर स्थान निवासी चंदन कुमार ने हरियो स्थित एक कट्ठा जमीन, जिसका खाता संख्या 101 और प्लॉट संख्या 152 है, मधुसूदन कॉलोनी पंतनगर बाईपास निवासी दिनेश कुमार के नाम पर मालिक कपिल चौधरी से रजिस्ट्री करवाई थी। जमीन की कुल कीमत 28 लाख रुपए तय हुई थी, जिसमें से 11 लाख रुपए का भुगतान अग्रिम रूप में कर दिया गया था। शेष 17 लाख रुपए में से रजिस्ट्री के अगले दिन 2 लाख रुपए देने की बात तय थी और बाकी राशि 25-25 हजार की 3 किस्तों में 3 महीने के भीतर दी जानी थी। रजिस्ट्री के अगले दिन जब विक्रेता राहुल कुमार और उनके पार्टनर चंदन कुमार तय अनुसार 2 लाख रुपए लेने के लिए दिनेश कुमार की दुकान चूनागली देवी मंदिर स्थित चाय की दुकान पर पहुंचे तो वहां विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि दिनेश कुमार और उनकी पत्नी सुनीता कुमारी ने न केवल भुगतान करने से इनकार किया, बल्कि दोनों गाली गलौज करने उतर गए और मारपीट पर उतारू हो गए। साथ ही उन्होंने धमकी दी कि अब रजिस्ट्री हो चुकी है, इसलिए वे शेष राशि नहीं देंगे। उल्टा यह भी धमकी दी कि अगर वह पैसे के लिए दबाव डाला गया तो वे ST-SC मामले में फंसा देंगे। घटना के बाद जमीन विक्रेता राहुल कुमार और उनके पार्टनर चंदन कुमार ने विष्णुपद थाना और कोतवाली थाना में दिनेश कुमार और उनकी पत्नी सुनीता कुमारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दोनों विक्रेता पुलिस प्रशासन से जमीन की शेष रकम दिलाने की मांग कर रहे हैं। दिनेश कुमार के नाम पे रजिस्ट्री किया एक दिन पहले, और कल जब पैसा मांगने के लिए गया तो वो पैसा भी नहीं दे रहे थे और धमकी दे रहे थे कि हम महिला विभाग के अध्यक्ष हैं, हम आप पे मानहानि का मुकदमा करेंगे और जाकर के FIR करेंगे। तो मैंने जाकर के कोतवाली में भी आवेदन दिया हूं कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ। और वो जो लेडीज उनके हस्बैंड हुए वो माड़नपुर बाईपास के रहने वाले हैं। और हम फिर कल रात में ही मंगला गौरी विष्णुपद थाना में जाकर के आवेदन दिए हैं। मेरे घर पे सुनीता देवी द्वारा 8 तारीख को मिली गली मोहल्ला में आकर के अभद्र व्यवहार, गाली गलौज किया गया। सिर्फ पैन कार्ड में डिले होने कारण जो रजिस्ट्री 2 दिन में डिले हो रहा था, उसके चलते आके गाली गलौज की, बोले मेरा पैसा ले लिया, ये वो है। उस समय रांची इलाज के लिए मैडम के गए थे और उसके बाद 11 तारीख को फिर पुनः औरत मेरे ऑफिस में आई और आकर के अपना सारा एग्रीमेंट कैंसिल कराई, जिसका वीडियो मेरे पास है और रिसीविंग भी है। मधेपुरा पूर्णिया मुख्य सड़क HN 107 पर मुरलीगंज थाना क्षेत्र में सोमवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। बारात से लौट रही एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो नदी में जा गिरी, जिसमें सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग तैरकर किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मुरलीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। क्रेन की मदद से स्कॉर्पियो को नदी से बाहर निकाला गया और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जानकारी के मुताबिक तिनकोनामा में बारात से सिंगेश्वर स्थान गई थी, जहां रविवार सोमवार की रात विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ था। सुबह लगभग 4 बजे सभी लोग वापस लौट रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। स्कॉर्पियो में कुल 6 लोग सवार थे। दुर्घटना में जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान चंद्रकिशोर यादव निवासी सिंगियान पंचायत वार्ड संख्या 9, चिंटू अग्रवाल निवासी मालदा जो दूल्हे का साथी बताया जा रहा है के रूप में हुई है। घटना की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। बिहार सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री पद रखने वाले विजेंद्र यादव ने आज मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए कहा कि पहले भी हम इस विभाग की जिम्मेदारी संभाले हैं, बखूबी से इस विभाग के जिम्मेदारी को संभालेंगे। शराबबंदी को लेकर कहा कि उसको हम समीक्षा करेंगे और जहां पर गड़बड़ी होगी वहां पर कानून संवत कार्रवाई भी होगी। आइए सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज विभाग में हम आए हैं और बहुत दिनों के बाद ये विभाग मेरे जिम्मे था ही, पूरी समीक्षा वगैरह करके जितना ज्यादा बेहतर काम हो सकता है उसको करेंगे, बस इतना ही। सर, आपके पास वित्त विभाग भी है, कई सारी जिम्मेदारियां हैं। वित्त विभाग में पूछिएगा। चलिए ठीक। लेकिन शराबबंदी को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता रहा है, अब जिम्मेवारी शराब कुछ नहीं, शराबबंदी रहेगी, इसमें गड़बड़ी जो हो उसको ठीक करेंगे।
बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पर स्थित पूरा गांव के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन के कहर ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। इस सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 65 वर्षीय बुजुर्ग अर्जुन पांडे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा उनका पोता केशव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मृतक अर्जुन पांडे एनटीपीसी थाना क्षेत्र के दरियापुर के रहने वाले थे। वे बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के करनौती गांव स्थित अपने ससुराल में साले के बेटे की शादी में शामिल होने गए थे। समारोह संपन्न होने के बाद वे अपने पोते केशव के साथ बाइक पर सवार होकर वापस अपने घर दरियापुर लौट रहे थे। इसी दौरान पूरा गांव के पास एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अर्जुन पांडे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि अर्जुन पांडे धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और कटिहार के सीमापुर स्थित एक शिव मंदिर में पुजारी थे। वे वहां पूजा पाठ करवाते थे। परिवार में शादी थी, इसलिए वे समारोह में शामिल होने के लिए विशेष रूप से आए थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल पोते के केशव कुमार को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेजा। वहीं अर्जुन पांडे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस अज्ञात वाहन का पता लगाने और मामले की छानबीन में जुट गई है। मोटरसाइकिल से करनौती से आ रहे थे, अपने घर दरियापुर जा रहे थे, एनटीपीसी वार्ड दरियापुर। इसी बीच में कोई गाड़ी वाला इनको ठोक दिया, जिसमें एक लड़का जो गाड़ी चला रहा था वो इंजर्ड है, पंकज कुमार के यहाँ भर्ती है और इनका तो एक्सपोर्ट डेथ हो गया है। कहाँ से मैंने अपने ससुराल से आ रहे थे? हाँ, ये अपने ससुराल करनौती से आ रहे थे। साला का लड़का का शादी था, उससे सुबह में घर लौटे थे, वहाँ से फिर ये अपने घर जा रहे थे, ससुराल से अपने घर जा रहे थे। म्यांमार में साइबर गुलामी कर रहे 360 भारतीयों को पिछले दिनों मुक्त कराया गया। इसमें बिहार के 6 लोग भी शामिल थे। इन्हें मायावादी के के पार्क में म्यांमार आर्मी के द्वारा मुफ्त कराया गया। थाईलैंड लाया गया, फिर वहां से 18 नवंबर को सभी को दिल्ली लाया गया। आर्थिक अपराध इकाई की टीम बिहार के रहने वाले 6 युवकों को लेकर पटना आ गई। इन सभी से पूछताछ के बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया। इसी में से एक है गयाजी के डेल्हा के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार भी एक एजेंट के माध्यम से चंगुल में फंस गए और वह जॉब की तलाश में एजेंट के माध्यम से वे थाईलैंड पहुंच गए और उसे म्यांमार लेकर चला गया, जहां वे साइबर गुलामी के शिकार बन गए। लेकिन समय रहते म्यांमार के आर्मी के द्वारा सभी को मुक्त कराया गया। म्यांमार के गयाजी पहुंचकर धर्मेंद्र ने अपने आप बीती सुनाया, जो झकझोर देने वाला था। वह बताते हैं कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं बच पाऊंगा, लेकिन हमारे इंडियन एम्बेसी और म्यांमार आर्मी के द्वारा हमें वहां से मुक्त कराया गया। वहां और भी कई लोगों को म्यांमार आर्मी और पुलिस के द्वारा लोगों को मुक्त कराकर अपने पास रखे हुए थे, जिसमें भारतीयों के अलावा कई विदेशी युवक भी थे, जिसे गुमराह करके साइबर गुलामी कराए जाने की भी आशंका थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और बोला कि ऐसा ऐसा बात है, मैं फंस चुका हूँ और मुझे घर आने के लिए पैसे डिमांड कर रहे हैं। तो इन लोगों ने किसी तरीके से किसी से ले करके कर्ज ले करके मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए। वहाँ पे फ़ोन पे गूगल पे काम भी करता है। पैसा आने के बाद मैंने एजेंट को ट्रांसफ़र किए। हम लोग ऐसे 4-5 बंदों ने ट्रांसफ़र किया था कि घर जाना है, और सबका पैसा ले करके वो जो वहाँ का जो एजेंट है वो रफू चक्कर हो गया। और जो मेरा जो फ्रेंड था शुभम, मुजफ्फरपुर रहने वाला, वो क्या हुआ कि वो भी कांटेक्ट हम लोग से ख़त्म कर लिया। मतलब कोई बातचीत नहीं हो पा रही ठीक से। हम लोगों पे 3 दिन के बाद चौथा दिन क्या हुआ कि आर्मी वाली, वहाँ की जो लोकल म्यांमार की जो आर्मी है, पुलिस है, उन्होंने छापेमारी किया और हमें वहाँ से रेस्क्यू करके ताला तोड़ करके निकाला और एक रेफ्यूजी कैंप पे ले करके गए। और वहाँ पे हमें 26-27 तारीख को उसने वहाँ पे छापेमारी किया था। गेस्ट हाउस से हमें लेकर के गए और तब से लेकर के 17 नवंबर तक हम लोग उसी रेफ्यूजी कैंप में रहे। ब्रह्म कुमारी संस्थान ने विश्व शांति संदेश तथा बिलियन मिनट्स ऑफ पीस अभियान के अंतर्गत एक विशेष शांति दूत यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों में शांति, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए शांति दूत मौन, ध्यान और शांति के वाइब्रेशंस के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरे, ताकि स्थानीय लोगों को शांति और आत्मिक कल्याण के महत्व का बोध हो सके। यह अभियान ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा पूरे विश्व में शुरू किया गया है, जिसमें करोड़ों लोग मिलकर शांति के लिए अपने कुछ मिनट समर्पित करते हैं। सिलवासा की यह शांति दूत यात्रा भी इसी वैश्विक आंदोलन का हिस्सा है, जो तनाव और अशांति के दौर में एक सकारात्मक संदेश का संचार कर रही है। इस यात्रा के माध्यम से ब्रह्म कुमारी संस्थान ने समाज के सभी वर्गों को यह प्रेरणा दी कि वे अपनी जिंदगी में शांति को अपनाएं और प्रत्येक दिन अपने भीतर की शांति लड़े। शांति दूत यात्रा ने जनता में चेतना जगाई कि शांति व्यक्ति विशेष की आंतरिक स्थिति से शुरू होती है, और जब हम सब मिलकर शांति के मिनट जमा करते हैं तो वह सामूहिक शक्ति विश्व को सकारात्मक दिशा में बदल सकती है। इस कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा कि बिलियन मिनट्स ऑफ पीस का असली उद्देश्य है दुनिया भर में शांति, प्रेम और आत्मिक ऊंचाई फैलाना, ताकि हम सब एक
सुखी, समृद्ध और तनाव मुक्त समाज का निर्माण कर सके। ब्रह्म कुमारी सिलवासा की यह पहल शांति स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें स्थानीय जनता, युवा और सामाजिक संगठन भी जुड़कर एक मजबूत शांति संकल्प का हिस्सा बने हैं। एक प्रोजेक्ट का आयोजन किया हुआ है जिसके अंदर बिलियन मिनट्स पीस ऑफ अपील, जिसमें शांति का दान इकट्ठा करने का एक संकल्प लिया हुआ है। आज लोग सभी रीति से सब दान करते हैं, धन दान करते हैं, अन्न दान करते, वस्त्र दान करते हैं, लेकिन शांति का दान क्या है, कैसे हम शांति का दान कर सकें? तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व के लिए शांति के दान इकट्ठा कर रही है। सूरत के लिंबायत पुलिस स्टेशन में आज एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक ने पुलिस स्टेशन की इमारत की 4वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों के मुताबिक युवक किसी शिकायत को दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचा था, लेकिन माना जा रहा है कि उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। इसी बीच पुलिस की मौजूदगी में ही युवक किसी तरह टेरेस पर पहुंच गया और अचानक नीचे कूद गया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तत्काल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर युवक ने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्या वास्तव में उसकी शिकायत नहीं ली गई और पुलिस की मौजूदगी में वह छत तक कैसे पहुंचा। इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही साफ होंगे। फिलहाल इस घटना ने लिंबायत पुलिस स्टेशन की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो इंसान है वो आता है और आके पुलिस थाने में आके बिल्कुल असंदिग्ध बातें करता है, और पुलिस जो थाने का जो हेड कांस्टेबल पीएस होता है उसको सुनता है और उसको वो बोलता है कि मुझे कुछ फरियाद करनी है, लेकिन क्या फरियाद करनी है, क्या है, उसको उसकी जो बात पर से कुछ निकल नहीं रहा था। वो पुलिस स्टेशन में एक बार बाहर निकल गया, फिर वापस आया, फिर वो यूरिन करने जा रहा हूँ ऐसा बोल के पुलिस स्टेशन के अंदर आया। इस दरमियान छत पे कुछ जो सिविल वर्क चल रहा था, तो उसका जो डोर है वो खुला था, तो उसके टेरेस पर गया। पीछे से पुलिस को पता चला कि टेरेस पर गया है, तो उसके पीछे दौड़ी। उस दरमियान उसने जो टेरेस पर से छलांग लगा के आपघात कर लिया है और उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। हाल वो कौन है, क्यों इधर आया था, उस सब बारे में पुलिस तहकीकात कर रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पदभार ग्रहण करने के बाद विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और सख्ती का स्पष्ट संदेश दिया है। पटना में पदभार ग्रहण करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार का भूमि सुधार विभाग बिहारियों के संवर्धन का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी राजस्व संबंधी कार्यों को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बालू, शराब और भूमि से जुड़े माफिया नेटवर्क पर विशेष नजर रखी जाएगी। सिन्हा ने कहा कि बालू और दारू से कमाई करने वाले कई लोग बाद में भूमि माफिया का रूप ले लेते हैं और अब ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि वे किसी को डराने की बात नहीं करेंगे, लेकिन खनन विभाग में चल रही साइलेंट बदलाव की प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कई सफेद पोश लोग अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल रहे हैं और उन पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सिन्हा ने आश्वासित किया कि विभागीय प्राथमिकता केवल जनता के हितों की रक्षा और सुधारात्मक कदमों पर केंद्रित रहेगी। इस विभाग में हम पहले भी कुछ दिन के लिए रहे थे, लगता है 1 आध महीना। भूमि राजस्व विभाग बिहार सरकार के सभी बिहारियों के भूमि के संरक्षण, संवर्धन और बेहतर करने का एक अवसर है। भूमि से जुड़े हुए सभी राजस्व से संबंधित कार्यों को पारदर्शिता के साथ सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए अंचल से लेकर विभाग तक बेहतर करने के प्रयास होंगे।
नई सरकार के गठन के अभी सिर्फ एक सप्ताह ही हुए हैं, लेकिन इसी बीच सरकार पर गरीबों के सामने नई मुसीबत खड़ी करने के आरोप लगने लगे हैं। नालंदा जिले के रहुई प्रखंड स्थित सोनसा पंचायत के शिवनंदन नगर में दशकों से रह रहे सैकड़ों परिवार बेघर होने की कगार पर पहुंच गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने इन सभी परिवारों को हटाने का नोटिस जारी किया है, जिसके बाद मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। शिवनंदन नगर में निवास कर रहे ये सभी परिवार कई दशकों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हाल ही में हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने इन्हें अतिक्रमणकारी बताते हुए 26 नवंबर तक हट जाने का नोटिस जारी कर दिया है। इसी का विरोध करते हुए सोमवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जिला समाहरणालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्य सड़क मार्ग को भी कुछ देर के लिए जमा कर दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बकपा नेता शिव कुमार यादव ने आरोप लगाया कि रहुई प्रखंड के अंचलाधिकारी की मिलीभगत से दलित और महादलित परिवारों को उजाड़ने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था, लेकिन आज तक जमीन नहीं मिली। जमीन दिए बिना ही इन गरीब परिवारों को बस्ती से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। बकपा ने मांग की कि जब तक राज्य सरकार 20 के समूह में योग्य श्रेणी की जमीन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती, तब तक किसी भी महादलित परिवार को यहां से नहीं हटाया जाए। पार्टी ने कहा कि गरीबों को अतिक्रमण के नाम पर परेशान करना बंद किया जाए और स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नोटिस दिया गया है कि हम 26 तारीख को जबरदस्ती घर खाली करवा लेंगे। ये अवैध रूप से दिया गया है, गैर कानूनी है। कितने सालों से रह रहे हैं, कितने परिवार हैं? लगभग 70-80 साल से रह रहे हैं। 200 परिवार के ऊपर हैं, लेकिन कहते हैं कि अतिक्रमण 120 किया गया है। हमने कहा कि 120 ही किया गया, तो आपने काउंटर एफिडेविट दिया है। पकड़िए कमरेड। अच्छा, तो ये बताइए कि आपका मांग क्या है? मांग हमारा यही है कि जो सरकार ने, जो ऑनरेबल कोर्ट पटना ने आपको आदेश दिया है कि इनको 5-5 डिसमिल जमीन 20 के क्लस्टर में, 20 के समूह में योग श्रेणी के जमीन को दे करके, सारा सुविधा दे करके आप बसा लीजिए, उसके बाद इसको अतिक्रमण मुक्त कीजिएगा। क्या नाम रखते हैं? शिव कुमार यादव, अधिवक्ता और सरदार जी, जिला परिषद मेंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नालंदा। क्या वजह है कि सरकार कल कहा खाली करने के लिए जमीन, हमको 18 ने हर दिया, ने दुआर दिया, हमको 18 ठंडा बाल बच्चा को लेके कहाँ जाएंगे? छोटा बाल बच्चा जब से जमीन रहे, जब से हमको नहीं भगाया छोटा बाल बच्चा, उस पर 4-5 कुर्सी मर गया, तब भी हम वजह बस रहे। अब सरकार कहता है कि बसने नहीं देंगे। कौन गाँव का मामला है? कौन नहीं सरकार दिया इंदिराबाद के, कल दिया नली दिया, सब कुछ इंदिराबाद के दिया, सब चीज शिवनंदन नगर टोल रहा है। तो हमने कहाँ जाएंगे बाल बच्चा? तो क्या नोटिस आया? नोटिस आया कि घर खाली कर दो और 25 का खाली करो, 26 का टोरेंगे, तो हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? कौन दिया नोटिस? सीओ साहब दिया नोटिस। हाँ, वीडियो कलेक्टर सबको दिया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रिंकू देवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में आज सुबह प्रयोगशाला की सफाई के दौरान एक एसिड बोतल के अचानक विस्फोट हो जाने से 3 सफाईकर्मी गंभीर रूप से झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही माननीय कृषि मंत्री श्री रामकृपाल यादव जी ने अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तत्काल स्थगित कर घायल कर्मियों का हाल चाल जानने हेतु पटना के अपोलो बर्न हॉस्पिटल पहुंचकर उनकी स्थिति की जानकारी ली। अस्पताल में उन्होंने उपस्थित चिकित्सकों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा घायलों के बेहतर और त्वरित इलाज के लिए सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। माननीय मंत्री ने विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को भी निर्देशित किया कि वे घायल सफाई कर्मियों में और उनके परिवारों को हर संभव सहायता और सहयोग सुनिश्चित करें। माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि ये हमारे अपने लोग हैं, विश्वविद्यालय की व्यवस्था को सुचारू रखने वाले कर्मवीर हैं। ऐसे किसी भी दुखद हादसे में सरकार उनके साथ है। घायलों के संपूर्ण उपचार और देखभाल में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। माननीय मंत्री जी ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस दुर्घटना की गहन जांच कराएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और सभी प्रयोगशालाओं में सुरक्षा मानकों को और कड़ाई से लागू की जाए। सूरत से एक ऐसी खबर आई है जो इंसानियत पर सवाल खड़ा कर देती है। शहर में 45 साल के एक व्यक्ति के गले में पतंग की डोरी फंस गई और वह बुरी तरह से घायल हो गए। सड़क पर पड़े उस व्यक्ति को देखकर भी आसपास मौजूद लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। न किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया, न अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। इसी बीच वहां से गुजर रहे साहिल नाम के युवक ने बिना देर किए घायल व्यक्ति को उठाया और न्यू सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर कुछ मिनट और देर होती तो उनकी जान बचाना बेहद मुश्किल हो जाता। सूरत में पतंगबाजी के दौरान इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित
प्रतिबंधित डोर यानी मांजा पहले भी कई गंभीर हादसों का कारण बन चुकी है। सरकार के प्रतिबंध के बावजूद त्योहारों के सीजन में यह डोरी बाजारों में आसानी से उपलब्ध रहती है। यही खतरनाक मांजा हर साल न सिर्फ कई लोगों बल्कि हजारों बेजुबान पक्षियों की भी जान लेता है। खासकर काइट फेस्टिवल के समय सूरत की यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि चेतावनी है कि प्रशासन की ढिलाई और लोगों की लापरवाही मिलकर कितनी बड़ी जानलेवा स्थिति पैदा कर सकती है। ऐसे में साहिल की समय पर की गई मदद ही असली इंसानियत की मिसाल बनकर सामने आती है। मुझे ये सिविल वाले ब्रिज पे अंकल मिले थे तो हम लोगों ने देखे इनका गर्दन कटा हुआ था। हम लोग इनको सिविल में लेके आए, इनको यहाँ एडमिट करा हुआ है। हम लोग आ रहे थे तो इनको कोई लेके आ नहीं रहा था, हम लोग इनको लेके आए यहाँ पे। एक्ट्रेस और पूर्व मिस इंडिया सेलिना जेटली सदमे में है क्योंकि उनके भाई रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार जेटली 444 दिनों से यूएई की जेल में बंद है। परिवार को नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं, न कॉल, न अपडेट, न मेडिकल रिपोर्ट, कुछ भी नहीं। सेलिना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मेरे भाई को विदेश में किडनैप हुए 444 दिन बीत चुके हैं और यूएई की तरफ से कोई भी क्लियर जवाब नहीं आया। सवाल यही है कि अगर एक रिटायर्ड मेजर के साथ ऐसा हो सकता है तो आम भारतीय की सुरक्षा का क्या भारत सरकार को इस मामले में अब कूटनीतिक स्तर पर कदम नहीं उठाने चाहिए? ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी परिवार की कहानी नहीं, ये एक भारतीय सैनिक की सुरक्षा और उसकी बहन की पुकार है। पशु मत्स्य संसाधन विभाग का पदभार ग्रहण करने सुरेंद्र मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पशुपालक, किसान, पशु जीवी समाज के जीवन स्तर में उसका जो जीवन स्तर है वो कैसे उठे और पशुपालक किसान को इसके लाभ सुविधा ज्यादा से ज्यादा मिले और इसके हित में जितना अच्छा से अच्छा होगा लोग हम उसको करने का काम करेंगे। रोड मैप जांच लीजिएगा, पशुपालक, किसान, मत्स्य जीवी समाज और जीवन स्तर उसका बहुत नीचे है। सरकार का सीधा मकसद है उसके जीवन स्तर को कैसे उठाएं और उसको हक, उसको अधिकार कैसे मिले, इन पर काम करेंगे। ये सारी चीजें सरकार बेहतरी से कर रही है। जिस प्रकार मेरा योगदान पिछले सरकार में खेल विभाग के रूप में रहा, उससे बेहतर हम पशु मत्स्य विभाग में करके दिखाएंगे। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनका अभियान है कि एक विकसित बिहार बने और उनका जो सोच है कि हम पशुपालक, किसान और मत्स्यजीवी समाज के हित के लिए, उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन के लिए, उसका जीवन कैसे, जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे, इसके लिए बिहार सरकार का अभियान तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये पशुपालन और ये मत्स्य संसाधन विभाग निश्चित रूप से आने वाले दिनों में काफ़ी आगे होगा और हम लोग तमाम जितने मंत्री हैं सभी विभागों में सब लोग मिलकर के एक नए बिहार, विकसित बिहार के लिए काम करेंगे। श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संजय टाइगर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। मंत्री के तौर पर संजय टाइगर का अधिकारियों ने स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और जो श्रम संसाधन विभाग का जो पहल से कोई योजनाएं चल रही है, उन सभी योजनाओं की समीक्षा करूंगा। संजय टाइगर का पूरा बयान सुनिए, क्या कहा उन्होंने। देखिए, बिहार में कौशल विकास आगे बढ़े, श्रमिकों के कल्याण के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे और समीक्षा के बाद हम सब प्राथमिकता भी तय करेंगे और आपको बाद में हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उससे भी आपको अवगत कराया जाएगा। सर, मौजूद है प्रवासी मजदूरों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई थी, क्या उस पर भी? मैंने कहा कि जिन योजनाओं को चालू किया गया है, देखिए सूरत की न्यू सिविल अस्पताल में देर रात अज्ञात बदमाशों ने उत्पात मचाया। अस्पताल परिसर में खड़ी 3 से ज्यादा 4 व्हीलर कारों के कांच तोड़ दिए गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार कारों पर ईंट फेंककर नुकसान पहुंचाया गया। घटना सामने आते ही अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं मरीजों और मेडिकल स्टाफ के बीच भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हादसे के बाद तंत्र ने तुरंत अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी सक्रिय हो गई है। अस्पताल जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
मडोरा थाना क्षेत्र के भावलपुर में बारात के दौरान ऑर्केस्ट्रा में हुए विवाद को लेकर दुल्हन के भाई की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद पहुंची पुलिस पर स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए हमला कर दिया। बाद में एएसपी कुमार आशीष, ग्रामीण एसपी संजय कुमार, एसडीपीओ नरेश पासवान, आसपास के कई थाने की पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। मृतक राम बालक महतो की बेटी की शादी थी। बेटे रिंकू कुमार ने बारात के ऑर्केस्ट्रा में नर्तकियों से अश्लील हरकत करने वाले से रोक टोक की, जिसके दौरान वह विवाद हत्या में तब्दील हो गया। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में ग्रामीण एसपी संजय कुमार ने बताया कि मृतक का भी आपराधिक इतिहास रहा है। वह हत्या और शराब के मामले में जेल जा चुका है। दिनांक 23 और 24 की रात्रि में बड़ौदा थाना अंतर्गत गांव है भवलपुर, वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा का विवाद को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हुआ एवं चाकूबाजी का घटना घटी, जिसमें दोनों पक्ष घायल हुए और एक आदमी जिनका नाम रिंकू कुमार है, उनकी मृत्यु हो गई। वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं। कुछ 1-2 कर्मी जो चोट लगी है, इस पर भी हम लोग अलग से अनुसंधान कर कार्रवाई करें। अब तक इसमें क्या कार्रवाई? अब तक हम लोग 2 को गिरफ्तार कर लिए हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। सर क्या मामला है? तो ये थी अब तक की खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।